अगर आप भेज देंगे माला चित्रकूट के समाजवादी पार्टी के मैं जब मंच पर बैठा था, हालांकि मंच पर पंखा है और भी चीजें हैं, मैं सामने देख रहा हूँ जहाँ कूलर लगा है, पंखा लगा है। अभी राजीव वर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री। सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई। सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश ग्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं। एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। आप किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की बोर्ड की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वो पुराना दिया, वो एएनआई वाला नहीं सुना आपने? एएनआई वाला नहीं सुना था? तो एएनआई पे जो बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड जीतने, और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग की नियुक्ति, ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए हैं। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहाँ फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाएंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें।
तो एक परिवार पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहाँ जाएंगी, दादा वहाँ जाएंगे, बेटा वहाँ जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ में वोट डालना पड़ेगा, तो ये जनता तय कर ले कि क्या करेगी बीजेपी। करता अगर एक साथ बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमारी आईडी पकड़ूंगी, फ्रेम बनाऊं। और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों हाथ बिजी हैं मेरे। इसलिए लोक कल्याण, लोक जागरण, शिविर, प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6,000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है, रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज़्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, पत्रकार हों या सब पर हो, सपा के हों, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। जो घमंडिया बोल रहे वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, और इनको सोचना चाहिए। लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं, और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर 2 छत का घर इलीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। पीएम मोदी ने अपनी ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया। देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक भवन समाजवादियों ने बनाया, अटल जी के नाम पे कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो प्रधानमंत्री बड़े नेता रहे, लेकिन कम से कम उनके गांव में तो कुछ बना देते। तो ये जो नाम बदलने की जो संस्कृति है, ये हमारे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले प्रधानमंत्री सीख रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहा है, इस्तीफा देने के बाद फिर विधायकी ही लड़ रहा है। इस बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। सर अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एक्सीडेंटल विधायक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये वही तो है ना
जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश के, सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सोचो बीजेपी के बारे में, जिसने बीजेपी को बुरा भला कहा हो उसको गले लगा लिया, उससे गले मिल गए ये लोग, बीजेपी के लोग। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है बीजेपी का, जो कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे। शाहनवाज आलम ने एक बयान दिया है जिसमें कहा कि बाबरी मस्जिद फैसलों तथ्यों के आधार पर नहीं था, भावनाओं के आधार पर था। इस पे क्या कहें? कौन बोला? शाहनवाज आलम कांग्रेस के नेता हैं। वो समय चला गया है। आप बीजेपी से आग से मत खिलिए, बीजेपी की आग से। बीजेपी जानबूझ करके चाहती है कि इस तरह की बहस हो जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस हो पाए। जैसे अभी मैं सड़क से जाऊंगा फतेहपुर तक, हिंदवारी बाजार में इतना जानवर हमें दिखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं तो कहेंगे नंदी घूम रही है। सोचो आप, जब मुख्यमंत्री जी को नंदी दिख रही है तो फिर किसी की जान ही नहीं जा रही है, किसी की खेती नहीं खा रहे हैं, फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि ट्रक में सब नंदियों को मुख्यमंत्री आवास भेज दें कालिदास मार्ग। अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एक्सीडेंटल विधायक है। ये वही तो है ना जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश के, सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सोचो बीजेपी के बारे में, जिसने बीजेपी को बुरा भला कहा हो उसको गले लगा लिया, उससे गले मिल गए ये लोग, बीजेपी के लोग। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है बीजेपी का, जो कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे, आज सोचो किन किन से गले मिल रहे हैं। अब अब्बास अंसारी किसके पाले होंगे? अखिलेश यादव के होंगे? देखिए अब्बास अंसारी विधायक हैं और विधायक का भी जरूरत नहीं है किस पार्टी में जाना है। अब वो क्योंकि उनकी पार्टी में या हमारी पार्टी में अलायंस का मतलब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, इसमें हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, ना कोई धोखा दे सकता। अलायंस मतलब दोनों पार्टियों के विधायक। और अखिलेश जी, शाहनवाज आलम ने विवादित बयान दिया है, कहा बाबरी मस्जिद में फैसलों के तथ्यों के आधार पर नहीं था। ये कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा। अगर उनकी बात ये सच है तो लाल किले से बोली हुई बात किसान की आय दोगुनी सच क्यों नहीं हो पाया? मजबूरी है भैया, करोड़ों नौकरी मिल पाना सच नहीं है। जो उन्होंने लाल किले से किसानों और नौजवानों को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे नहीं हुए हैं तो उनका भी सपना पूरा नहीं होगा। लगातार सब पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, पत्रकार हों या सब पर हो, सपा के हों, उस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बड़ा है। जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। और इनको सोचना चाहिए, लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं। और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर 2 छत का घर इलीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। नेहरू म्यूजियम का ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। इस पर क्या कहें? ये कोई बड़ा काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक भवन समाजवादियों ने बनाया, क्या करूँ ना यार, मुझे भी तो देखना है अटल जी भाई। के नाम पे कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो प्रधानमंत्री बड़े नेता रहे, लेकिन कम से कम उनके गांव में तो कुछ बना देते। सर अब्बास अंसारी को तो लेकर ये क्या जो नाम बदलने की जो संस्कृति है, ये हमारे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले प्रधानमंत्री सीख रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद फिर विधायकी ही लड़ रहे हैं। इस बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम ने। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई।
पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना जिम्मेदार हुई। किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड जीत रही हैं। और इसलिए जीतने जा रहे हैं जी, मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें।